इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो कल के टॉपिक को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। कल मैंने आपको जैसा कि अमीनो एसिड पढ़ाते हुए बताया था कि दो अमीनो एसिड जब अमाइड लिंकेज की मदद से जुड़कर प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, तो जो अमाइड लिंकेज बना था उसी अमाइड लिंकेज को हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। तो अमाइड लिंकेज क्या हो गया? पेप्टाइड बॉन्ड हो गया। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जब 100 अमीनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए रहेंगे, तो उस तरह से बनने वाले 100 अमीनो एसिड के चेन को पॉलीपेप्टाइड कह रहे थे। और जब बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में फिर से पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं तो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। ले देखिए, प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए जरूरी था अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड को जोड़ने के लिए जरूरी था उनके बीच का बॉन्ड, दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड। और पेप्टाइड बॉन्ड से मिलकर अगर अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं तो 100 ऐसे जुड़ेंगे, तो उसको हम लोग पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोटीन का स्ट्रक्चर। तो चलिए, प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या है, आइए हम देखते हैं। इस बात को ध्यान से समझना तो आएगा टॉपिक इजी हो जाएगा। देखो, ये मैंने आपको पता है कि अमीनो एसिड में दो फंक्शनल ग्रुप होता है, एक अमीनो और दूसरा कार्बोक्सिल, एक बेसिक नेचर का और एक एसिडिक नेचर का। बेसिक नेचर का जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसे हम अमीनो कहते हैं, और एसिडिक नेचर का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो है कार्बोक्सिल। और ये स्क्वायर बॉक्स से मैंने आपको दिखा दिया है अमीनो एसिड, और इस अमीनो एसिड के बीच में जो लाइन मैंने दिखाया है ये बताया है मैंने आपको पेप्टाइड बॉन्ड। तो सुन लीजिए बात को जरा ध्यान से। क्या हुआ है, जब बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़कर, जब बहुत सारे अमीनो एसिड, ये सब अमीनो एसिड हैं, जब बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़कर, ये सब पेप्टाइड बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़कर एक लॉन्ग, सिंगल और स्ट्रेट चेन का फॉर्मेशन करेंगे, तो इस तरह से बनने वाले लॉन्ग स्ट्रेट चेन को हम लोग प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है ये वाटर इनसॉल्युबल होता है, और साथ ही साथ ये अनस्टेबल स्ट्रक्चर होता है। तो प्रोटीन अपने प्राइमरी स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है क्योंकि वो अनस्टेबल होता है और वाटर में इनसॉल्युबल होता है। तो अब क्या होगा स्टूडेंट, वो अपने अनस्टेबिलिटी को रिमूव करना चाहेगा। इसके लिए क्या किया प्रोटीन अपने प्राइमरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के मदद से फोल्डिंग डेवलप कर लिया। तो जब प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से फोल्डिंग करके जो स्ट्रक्चर बनाता है, फिर से मैं बोल रहा हूं, जब प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से फोल्ड होकर जो स्ट्रक्चर बनाता है, तो प्रोटीन के वैसे फोल्डेड स्ट्रक्चर को हम लोग सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रेट चेन है अमीनो एसिड का, और आप देख सकते हैं इसी स्ट्रेट चेन में फोल्डिंग हो गया है, और ये फोल्डिंग हुआ है बाय द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में दो तरह का बॉन्ड हो गया, एक तो पेप्टाइड बॉन्ड पहले से था ही, और एक हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। अब आइए समझते हैं, ये जो क्वाइलिंग होके प्राइमरी स्ट्रक्चर में ये जो क्वाइलिंग होकर स्ट्रक्चर बना, ये हेलिकल लाइक स्ट्रक्चर है। तो इस तरह के अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर क्वाइल होके हेलिकल शेप का स्ट्रक्चर बनाता है, तो इस तरह के बनने वाले सेकेंडरी स्ट्रक्चर को हम लोग अल्फा हेलिक्स कहते हैं। उसी तरीके से जब प्राइमरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड के मदद से फोल्डिंग होकर एक शीट लाइक जिगजैग शीट नुमा शीट लाइक स्ट्रक्चर बनता है, तो इस तरह के सेकेंडरी स्ट्रक्चर को हम लोग बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर कहते हैं। अब आइए स्टूडेंट, थोड़ा सा इन दोनों के बारे में हम लोग डिटेल से समझते हैं। इस हेलिकल स्ट्रक्चर में एक क्वाइल में 3.6 अमीनो एसिड होता है, मतलब 3.5 अमीनो एसिड होता है। कैसे, देखो ध्यान समझना। मान लो कि ये आपका एक पहला अमीनो एसिड है, ये आपका यहाँ पर दूसरा अमीनो एसिड है, और देखो जो इधर होके कर्व होके यहाँ गया, ये आपका देखिए यहाँ पर तीसरा अमीनो एसिड है। अभी एक सी जैसा, देखो सी जैसा तुमको बनता हुआ दिख रहा है, उस सी में 3 अमीनो एसिड आ गए हैं, और अब जो एक अमीनो एसिड का 0.6 पोर्शन है वो उसी में रहेगा, लेकिन जो 0.4 पोर्शन है
वो दूसरे सी में चला गया, दूसरे क्वाइल में चला गया। देखो ध्यान से देखो, तुमको सी जैसा बनता हुआ दिख रहा है, कंसेप्चुअल थोड़ा ध्यान से समझना। देखो एक क्वाइल में 3.6 अमीनो एसिड होते हैं, तो देखो तुमको एक सी में 1 2 3, देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूं 1, ये हो गया तुम्हारा 1, ये 1, ये हो गया तुम्हारा 2 और ये हो गया तुम्हारा 3। तो एक सी में तुमको 3 तक दिख ही गया, और यही जब मुड़ा और दूसरे सी में गया तो इसका 0.6 ऊपर वाले में और 0.4 नीचे वाले में हो गया। तो 3.6 अमीनो एसिड एक टर्न में होता है अल्फा हेलिक्स। और बीटा प्लेटेड जो है वो आपका शीट लाइक स्ट्रक्चर तो होता ही है। और समझो बात को, जब एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन, अरे पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होता है, अमीनो एसिड के 100 अमीनो एसिड के जुड़ने से बनने वाले चेन को हम लोग पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। तो वही तो मैं बता रहा हूं, जब एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन के अमीनो एसिड, मैं एक अमीनो एसिड यहां ले रहा हूं, जब एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन के अमीनो एसिड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है तो उस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग अल्फा हेलिक्स कहते हैं। लेकिन इधर देखो, ऊपर में एक दूसरा एक आपका कोई पॉलीपेप्टाइड चेन है और नीचे में आपका एक और पॉलीपेप्टाइड चेन है, तो इन दो डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन के अमीनो एसिड के बीच में, ये सब अमीनो एसिड यहां पर अरेंज है, तो एक पॉलीपेप्टाइड चेन यहां हो गया, एक पॉलीपेप्टाइड चेन यहां हो गया। देखो बात को समझो, एक पॉलीपेप्टाइड चेन यहां हो गया और एक पॉलीपेप्टाइड चेन नीचे हो गया। तो इस पॉलीपेप्टाइड चेन का अमीनो एसिड और इस पॉलीपेप्टाइड चेन का अमीनो एसिड और इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है, तो उस तरह से जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कहलाएगा बीटा प्लेटेड। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैंने कल भी आपको बताया था कि जो अमाइड लिंकेज में जो ऑक्सीजन होता है और दूसरा अमाइड लिंकेज का जो हाइड्रोजन होता है, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है। तो यहाँ जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है वो दो डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन के अमीनो एसिड के बीच बन रहा है, लेकिन यहाँ जो आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है वो एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन के अमीनो एसिड के बीच में बन रहा है। यहाँ का स्ट्रक्चर हेलिकल है, यहाँ का स्ट्रक्चर आपका जिगजैग स्ट्रक्चर है। तो ये समझ में आपको आ रहा है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, जब अमीनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़कर एक लॉन्ग स्ट्रेट चेन बनाएंगे तो प्राइमरी स्ट्रक्चर, लेकिन वो स्ट्रक्चर आपका वाटर इनसॉल्युबल के साथ साथ अनस्टेबल भी होता है, और उसी स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग करवा के फोल्डिंग डेवलप हो जाता है, तो प्रोटीन का बनने वाला स्ट्रक्चर आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहलाता है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर दो तरह के होते हैं। अगर एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनते हैं तो उस क्वाइल का स्ट्रक्चर हेलिकल हो जाता है और अल्फा हेलिक्स कहलाता है। लेकिन जब दो डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनते हैं तो शीट लाइक स्ट्रक्चर दिखने लगता है, और वैसे सेकेंडरी स्ट्रक्चर को हम लोग बीटा प्लेटेड कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि प्राइमरी के कंपैरिजन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सेकेंडरी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आने के कारण से स्टेबिलिटी तो बढ़ गया, लेकिन अब भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो आपका वाटर इनसॉल्युबल है, इसलिए सेकेंडरी स्ट्रक्चर में भी अभी स्टेबिलिटी उतना ज्यादा नहीं बढ़ा हुआ है। अब थोड़ा सा एक बात और, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेट के बीच में डिफरेंस देख लीजिए। अल्फा हेलिक्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो हेलिकल शेप होता है, और हेलिकल मैंने आपको स्ट्रिंग लाइक यहाँ बना के दिखा दिया है। बीटा प्लेटेड जो है वो शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है। अल्फा हेलिक्स में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, मतलब एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन के अमीनो एसिड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है, मतलब सेम चेन के बीच में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है। लेकिन बीटा प्लेटेड में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, मतलब डिफरेंट चेन के अमीनो एसिड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। अल्फा हेलिक्स में अल्काइल ग्रुप, आपको पता है मैंने कल बताया था कि अमीनो एसिड में अल्काइल ग्रुप भी होता है, तो अल्फा हेलिक्स का अल्काइल ग्रुप बड़ा होता है, मतलब उसमें कार्बन का नंबर ज्यादा होता है। लेकिन बीटा प्लेटेड में अल्काइल ग्रुप जो होता है वो स्मॉल होता है, मतलब इसके कंपैरिजन में यहाँ पर कार्बन का नंबर कम, इसलिए अल्काइल ग्रुप छोटा होता है। अल्फा हेलिक्स का एग्जाम्पल है केराटिन प्रोटीन, जो हमारे हेयर्स में, नाखून, नेल्स वगैरह में, ऊल वगैरह में पाया जाता है। मायोसिन जो मसल्स में पाया जाता है। तो इस तरह जो हेयर्स में, नेल्स में, बोन्स में, मसल में पाया जाने वाला जो प्रोटीन होता है वो आपका अल्फा हेलिक्स शेप का होता है। लेकिन सिल्क फाइबर में पाया जाने वाला जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है वो आपका बीटा प्लेटेड सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। तो उम्मीद करता हूं कि अल्फा प्राइमरी स्ट्रक्चर और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आपका मतलब समझ में आ गया होगा। प्राइमरी स्ट्रक्चर जहां वाटर इनसॉल्युबल के साथ साथ अनस्टेबल भी था, तो अपने स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए प्राइमरी स्ट्रक्चर में सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया। स्टेबिलिटी तो बढ़ गया लेकिन अभी भी वो वाटर इनसॉल्युबल। ओके स्टूडेंट्स, तो
हम लोगों ने जहां देखा था कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड था, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गया। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण से बॉन्ड का नंबर बढ़ गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, तो स्टेबिलिटी बढ़ गया। लेकिन अभी भी जो प्रोटीन है, जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, वो अभी भी वाटर में सॉल्युबल नहीं है, वो वाटर में इनसॉल्युबल है। इसीलिए प्रोटीन के अंदर फिर मॉडिफिकेशन होता है और वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर से टर्शियरी स्ट्रक्चर की तरफ कन्वर्ट होता है। तो फिर क्या हुआ, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर में फिर फोल्डिंग हुआ। आप देख सकते हैं, मैंने आपको सेकेंडरी स्ट्रक्चर के डायग्राम में मैंने बताया था कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में एक स्ट्रक्चर आपका हेलिकल होता है, तो क्या हुआ, आप देख सकते हैं कि वही जो हेलिकल स्ट्रक्चर है, जो पहले आपका स्ट्रेट हेलिकल स्ट्रक्चर था, उसी हेलिकल स्ट्रक्चर में फोल्डिंग होना शुरू हो गया। अरे ये हेलिकल स्ट्रक्चर था ना भाई, एक ऐसा सीधा सा हेलिकल स्ट्रक्चर जो मैंने आपको ऐसा बताया था। अब यही हेलिकल स्ट्रक्चर क्या हुआ, फोल्डिंग होना शुरू हुआ। तो जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर में डाइसल्फाइड बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और वैन डर वाल्स फोर्स की मदद से, पहले से तो पेप्टाइड बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड था ही, तो ले देखिए टर्शियरी स्ट्रक्चर में 5 बॉन्ड आ गया, पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और वैन डर वाल्स फोर्स। बॉन्ड का नंबर जितना ज्यादा होते जाएगा, क्वाइलिंग ज्यादा होते जाएगा और स्टेबिलिटी उतना ज्यादा बढ़ते चला जाएगा। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में डाइसल्फाइड बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और वैन डर वाल्स फोर्स के अलावा पेप्टाइड बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड के मदद से फोल्डिंग होकर जो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर बनता है, उसे हम कहते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि ये जो टर्शियरी स्ट्रक्चर जो प्रोटीन का बनता है, ये देखने में बॉल के शेप जैसा है और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज ग्लोब्यूलर इन शेप और शेप लाइक बॉल और ग्लोब्यूलर इन शेप। अब देखिए इसमें क्या हुआ, जैसा कि स्टूडेंट आप लोग पहले से जानते हैं कि अमीनो एसिड में 2 फंक्शनल ग्रुप में से एक फंक्शनल ग्रुप अमीनो होता है, एक फंक्शनल ग्रुप आपका कार्बोक्सिल होता है, एक आपका 2 फंक्शनल ग्रुप तो हो गया, एक आपका अल्काइल ग्रुप होता है और एक आपका हाइड्रोजन होता है। तो ये कार्बोक्सिल ग्रुप आपका पोलर है, ये अमीनो ग्रुप आपका पोलर है, लेकिन ये अल्काइल ग्रुप जो है आपका वो नॉन पोलर है। अरे इसके ऊपर तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आता है ना, इसके ऊपर तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आता है, तो चार्ज डेवलप होता है इसके ऊपर, कल वाले में मैंने बताया था आपको। तो इसके ऊपर चार्ज डेवलप होता है इन दोनों फंक्शनल ग्रुप के ऊपर, तो ये पोलर है, लेकिन इस अल्काइल ग्रुप के ऊपर कोई भी चार्ज डेवलप नहीं होता है, तो ये नॉन पोलर है। तो होता क्या है, अपने आप को वाटर सॉल्युबल बनाने के लिए जितने भी नॉन पोलर स्ट्रक्चर हैं, जितने भी अल्काइल स्ट्रक्चर हैं, वो इस बॉल शेप के अंदर वाले रीजन में चले जाते हैं और जितने भी पोलर मॉलिक्यूल हैं या पोलर ग्रुप हैं, वो सब आउटर रीजन में चले आते हैं, बिल्कुल आउटर रीजन में चले आते हैं और नॉन पोलर रीजन बिल्कुल इनर रीजन में चले जाते हैं। तो ये जो मैंने ब्लैक से आपको बबल जैसा गोल गोल बनाया है, ये पोलर रीजन है जो फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिल और अमीनो को बताता है, और अंदर में जो मैंने एरो से दिखाया है वो नॉन पोलर रीजन है, वाटर रिपेलिंग रीजन है और हाइड्रोफोबिक है। तो ये जो बाहर में जो पोलर ग्रुप है ये हाइड्रोफिलिक होता है, ये वाटर लविंग होता है, और जो अंदर में जो एरो से दिखाया गया है जो अल्काइल ग्रुप है ये वाटर हेटिंग होता है, ये नॉन पोलर ग्रुप है, हाइड्रोफोबिक है और वाटर हेटिंग ग्रुप है। तो पोलर ग्रुप जब बाहर चला आया तो अब ये इजिली वाटर के साथ जुड़ के और वाटर में सॉल्युबिलिटी इसका बढ़ गया। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर का जरूरत क्यों पड़ा, वाटर के सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने के लिए। साथ ही साथ टर्शियरी स्ट्रक्चर बनते ही स्टेबिलिटी भी बढ़ गया और वाटर सॉल्युबिलिटी भी उसका बढ़ गया। स्टेबिलिटी कैसे बढ़ गया, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोर नंबर ऑफ बॉन्ड लाइक डाइसल्फाइड बॉन्ड, ionic bond and van der Waals force along with the hydrogen bond and the peptide bond। तो इस बॉन्ड के नंबर की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ गया और जब वो फोल्डिंग होके जब वो ग्लोबुलर से बॉल जैसा शेप बना लिया तो जितने भी पोलर ग्रुप थे, वाटर लविंग थे, वो आउटर रीजन में चले जाते हैं और जो वाटर से हेट करने वाले थे, जो वाटर से दूर जाने वाले थे, वो इनर रीजन में चला गया। तो बाहर रीजन में पोलर होने के कारण से वाटर के साथ जुड़ने का टेंडेंसी बढ़ गया और इसीलिए वाटर में सॉल्युबिलिटी बढ़ गया। तो इस तरीके से प्राइमरी स्ट्रक्चर से सेकेंडरी स्ट्रक्चर और सेकेंडरी स्ट्रक्चर से क्या हुआ, टर्शियरी स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो गया। और स्टूडेंट आप यहाँ से कंक्लूजन के रूप में क्या क्या देखें, स्टेबिलिटी बढ़ गया, वो ज्यादा वाटर सॉल्युबल हो गया और इसी वजह से मोस्ट ऑफ द प्रोटीन एंड एंजाइम हैव टर्शियरी स्ट्रक्चर। जितने भी प्रोटीन होते हैं उनमें से मैक्सिमम प्रोटीन
और एंजाइम का टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि इस स्ट्रक्चर के बाद आपका स्टेबिलिटी और वाटर के साथ सॉल्युबिलिटी दोनों का दोनों इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है। अब स्टूडेंट, प्रोटीन का लास्ट स्ट्रक्चर क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ चुका है, सॉल्युबिलिटी भी बढ़ चुका है। तो अब क्या होगा, दो या दो से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन जिनका टर्शियरी स्ट्रक्चर था, वो आपस में फिर क्वाइल करके जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, वही स्ट्रक्चर कहलाता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अरे जब प्राइमरी स्ट्रक्चर में फोल्डिंग हुआ था तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में फिर फोल्डिंग हुआ था टर्शियरी स्ट्रक्चर, और टर्शियरी स्ट्रक्चर में फिर फोल्डिंग हुआ तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर से सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्यों बना? क्योंकि प्राइमरी स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी अनस्टेबल के साथ साथ वाटर का सॉल्युबिलिटी भी उसका कम। सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनने से क्या फायदा होगा? सर स्टेबिलिटी तो बढ़ा, लेकिन सॉल्युबिलिटी जो था वो आपका कम ही रहा, सॉल्युबिलिटी वो लेस सॉल्युबल ही रहा। फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर से टर्शियरी स्ट्रक्चर में आया तो क्या बेनिफिट हुआ? सॉल्युबिलिटी के साथ साथ स्टेबिलिटी के साथ साथ सॉल्युबिलिटी भी बढ़ गया, और फिर अपने स्टेबिलिटी को और बढ़ाने के लिए जो टर्शियरी स्ट्रक्चर थे उनमें भी क्वाइलिंग हो गया। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट, मैंने एक स्ट्रक्चर ब्लू पेन से ऊपर बनाया है और एक स्ट्रक्चर मैंने ब्लैक पेन से नीचे बनाया है। तो दो, एक ऊपर ले लो और एक आप नीचे ले लो। तो दो या दो से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन, फिर वही पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, वैन डर वाल्स फोर्स, आयनिक बॉन्ड की मदद से आपस में क्वाइलिंग करके जो स्ट्रक्चर प्रोटीन का डेवलप करता है, उसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। सिंस यहाँ पर क्वाइलिंग और ज्यादा हो गया तो स्टेबिलिटी और ज्यादा हो गया। तो हाईली स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा हुआ? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। हाईली अनस्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा हुआ? वही होगा इसमें बॉन्ड का नंबर कम होगा, वो कौन सा होगा? आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो आपके इंजीनियरिंग में जीमेन में ये क्वेश्चन पूछा गया था, आपका जो था ये क्वेश्चन बायोमॉलिक्यूल से पूछा गया था। इवन की नीट मेडिकल में भी ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा प्रोटीन का कौन सा स्ट्रक्चर स्टेबल होता है, तो आपको बताना है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। और कौन सा स्ट्रक्चर प्रोटीन का सबसे लेस स्टेबल होता है, तो वो है आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर। और अगर आप ऑर्डर देखेंगे स्टेबिलिटी का, डिक्रीजिंग ऑर्डर देखेंगे, तो उससे आपका सबसे पहले क्वाटरनरी, तब टर्शियरी, तब सेकेंडरी और तब आपका प्राइमरी। यही ऑर्डर आपका सॉल्युबिलिटी का भी है। तो स्टूडेंट मैं लास्ट में रिवाइज करवा देता हूं, 4 स्ट्रक्चर था, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी। सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने के लिए, स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए ये स्ट्रक्चर आपस में क्वाइलिंग करते जाते हैं, जिससे बॉन्ड का नंबर बढ़ते जाता है, और इस तरीके से प्रोटीन का अलग अलग स्ट्रक्चर डेवलप करते जाता है। मैक्सिमम प्रोटीन और एंजाइम में कौन से स्ट्रक्चर होते हैं? आपका टर्शियरी स्ट्रक्चर। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन सा होता है? आपका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर में कौन से बॉन्ड होते हैं? सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कौन से बॉन्ड होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड के साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्ड। और टर्शियरी और क्वाटरनरी में सेम टाइप के बॉन्ड होते हैं, और वो 5 होते हैं: पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, वैन डर वाल्स फोर्स, आयनिक बॉन्ड, और लास्ट में स्टूडेंट जो था वो था डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो इस तरीके से आपका प्रोटीन मॉलिक्यूल खत्म हो गया। एक टॉपिक प्रोटीन में और बचा हुआ स्टूडेंट, यानी डीनेचुरेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग प्रोटीन के स्ट्रक्चर को पढ़ने के बाद एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। अच्छा, डीनेचुरेशन प्रोटीन का क्या है? ये जो वर्ड आपको लिखा हुआ है डीई, इसको आप कह लो, डीई का मतलब हो गया डिस्ट्रक्शन या डिस्ट्रॉय करना। डिस्ट्रक्शन कह लो या डिस्ट्रॉय कह लो। नेचुरल फॉर्म, नेचुरेशन को कह लो नेचुरल फॉर्म। जो प्रोटीन का नेचुरल फॉर्म है, नेटिव फॉर्म है, उस प्रोटीन के नेचुरल फॉर्म को डिस्ट्रॉय कर देना। अगर सिंपल वे में कहोगे तो इसका यही मीनिंग होता है कि प्रोटीन के नेचुरल फॉर्म को, नेटिव फॉर्म को डिस्ट्रॉय कर देना, इसी को कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। अब मैं थोड़ा सा इसमें और सुधार कर रहा हूं। टेम्परेचर बढ़ा के, पीएच को चेंज करके, एसिड, बेस या सॉल्ट के साथ रिएक्शन करवा के प्रोटीन के नेचुरल फॉर्म को बदल देना, चेंज कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, इसी प्रोसेस को हम लोग डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कहते हैं। अब मैं स्टूडेंट थोड़ा सा इस बात को डिटेल से समझाता हूं। देखो, जब हम प्रोटीन को हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पर, तो हाई टेम्परेचर पर हीट करने से क्या होगा? उनके बीच में जो डिफरेंट तरह के बॉन्ड हैं, दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, वैन डर वाल्स फोर्स, आयनिक बॉन्ड, ये सारे बॉन्ड टूट जाएंगे। अब इस सारे बॉन्ड जो अमीनो एसिड के बीच में ये सारे बॉन्ड बने हैं, उनके टूटने से क्या होंगे?
जो प्रोटीन का टर्शियरी स्ट्रक्चर है और जो प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, जो इस बॉन्ड को जिनकी मदद से ये बॉन्ड की मदद से जो स्ट्रक्चर बना था, वो सारे के सारे बॉन्ड के टूटने से वो स्ट्रक्चर आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो स्ट्रक्चर आपका रूइंड हो जाएगा, वो स्ट्रक्चर आपका बर्बाद हो जाएगा। जो क्वाइल्ड फॉर्म प्रोटीन का था, अब जैसे जैसे बॉन्ड टूटते जाएगा तो अनक्वाइलिंग होने लगेगा, वो धीरे धीरे आपका स्ट्रेट चेन में कन्वर्ट होते चला जाएगा। स्ट्रेट चेन में अगर आप क्वाइलिंग है और बॉन्ड को तोड़ते चले जा रहे हैं, बॉन्ड टूटते चला जा रहा है, बॉन्ड टूटते चला जा रहा है, तो वो क्वाइल्ड से अनक्वाइल्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इस कारण से टर्शियरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर खत्म हो गया। और अब क्या हो रहा है कि प्रोटीन का जो फिजिकल स्टेट है और जो उसका बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है वो धीरे धीरे खत्म होते चला जा रहा है। तो हाई टेम्परेचर पर हीट करने से या पीएच के बदल देने से या एसिड बेस्ड सॉल्ट से रिएक्ट करवा देने से प्रोटीन के बीच के डिफरेंट मतलब अमीनो एसिड के बीच के डिफरेंट बॉन्ड्स का टूटकर प्रोटीन का टर्शियरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर का खत्म हो जाना, इसके कारण से प्रोटीन का फिजिकल स्टेट और बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस का बदल जाना, इसी को हम लोग कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। और अगर सिंपल वे में कहें तो चेंज इन द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन, मतलब प्रोटीन का फिजिकल स्टेट बदल जाना और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज बदल जाना, इसी को हम लोग कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। अब समझो बात को, सर फिजिकल स्टेट कैसे बदल गया? तो जब आप एग को बॉईल करते हैं स्टूडेंट, तो एग के अंदर का जो यॉल्क होता है, वो तो शुरू में जब कच्चा अंडा रहता है, रॉ एग रहता है, तो शुरू में तो एग यॉल्क लिक्विड में रहता है, बट जैसे ही आप हाई टेम्परेचर पर आप हीट कर देते हैं तो वो एग यॉल्क लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में बदल जाता है। दूसरा एग्जांपल समझो, जब आप कर्लिंग ऑफ मिल्क करवाते हैं, दूध को दही में बदलते हैं, तो जो मिल्क पहले लिक्विड फॉर्म में था अब वो सेमी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो फिजिकल स्टेट बदला कि नहीं बदला? और ये कैसे बदला? जब आपने हाई टेम्परेचर पर उसको रख दिया, जब आपने उसके अंदर का आपका एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर या सॉल्ट से रिएक्शन करवा दिया, या आपने उसके पीएच को चेंज कर दिया, तभी प्रोटीन का फिजिकल स्टेट बदल गया। इसके कारण से सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का डिस्ट्रॉय हो गया, जिसकी वजह से प्रोटीन का फिजिकल स्टेट और प्रोटीन का बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस कम हो गया या खत्म हो गया, जिसको हम लोग डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कहते हैं। अब समझो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस कैसे खत्म हो गया। इंजाइम भी एक प्रोटीन ही होता है, तो जैसे ही आप हाई टेम्परेचर कर देंगे तो हमारे बॉडी में रहने वाला इंजाइम डीएक्टिवेट हो जाएगा। अरे हमारे बॉडी में जितने भी रिएक्शन होते हैं स्टूडेंट, डाइजेशन से लेकर जो भी है आपका, तो सारे इंजाइम के हेल्प से ही होते हैं। तो हाई टेम्परेचर पर क्या होता है, इंजाइम डीएक्टिवेट हो गया, और इंजाइम डीएक्टिवेट हो गया तो प्रोटीन, जो इंजाइम प्रोटीन है, उनका बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस कम हो गया। सेकेंड, एंटीबॉडीज जो है वो भी प्रोटीन ही है। एंटीबॉडीज क्या करता है? एंटीबॉडी हम लोग को बाहर से बैक्टीरिया और वायरस जैसे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजन से हमारे बॉडी को बचाता है। जब ये होगा क्या, जब प्रोटीन डीनेचर्ड हो जाएगा तो एंटीबॉडीज अफेक्टेड हो जाएगा, एंटीबॉडी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसके कारण से हम लोग का इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ जाएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ जाएगा। इस तरीके से बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस का लॉस होता है। पॉइंट नंबर थर्ड, केराटिन की मदद से हेयर का ग्रोथ होता है, नेल्स का ग्रोथ होता है। अगर प्रोटीन का डिस्ट्रक्शन होने लगेगा, अगर प्रोटीन का डीनेचुरेशन होने लगेगा तो हेयर का प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगा। इसको कहते हैं प्रोटीन का बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस का लॉस हो जाना। फोर्थ में देखो, प्रोटीन में एक प्रोटीन होता है मायोसिन, जो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। अगर आप प्रॉपर डाइट नहीं लेंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि जब हम लोग प्रोटीन को डिस्ट्रॉय कर देंगे तो उस कंडीशन में मसल्स का प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, और कॉन्ट्रैक्शन करवाने पर पेन हो जाएगा, तो हम लोग कह सकते हैं इस तरीके से प्रोटीन का जो डीनेचुरेशन हो जाएगा। तो ले देके सीधा सा बात याद रखना स्टूडेंट कि पीएच बदल देने से, हाई टेम्परेचर से या एसिड बेस्ड सॉल्ट के कारण से प्रोटीन का फिजिकल स्टेट को बदल देना और उसके बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस को कम कर देना, इसी को कहते हैं प्रोटीन का नेचुरल फॉर्म को डिस्ट्रॉय कर देना, यानी डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। और बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है नोट कर लो, चेंज इन फिजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन इज नोन एज द डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। कैसे होता है? पीएच बदल के, टेम्परेचर बदल के, या एसिड बेस्ड सॉल्ट के साथ रिएक्शन करवाने पर। डीनेचुरेशन में होता क्या है? डीनेचुरेशन में प्रोटीन का टर्शियरी स्ट्रक्चर और प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है। और डीनेचुरेशन का एग्जांपल क्या है? बॉइलिंग ऑफ एग एंड कर्लिंग of milk are the example of the denaturation of protein. ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग प्रोटीन के बिल्कुल लास्ट पोर्शन पर आ गए हैं।
दैट इज फंक्शन ऑफ प्रोटीन एंड रोल ऑफ प्रोटीन। तो चलिए देखते हैं। कुछ प्रोटीन हमारे बॉडी में स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, जैसे केराटिन नाम का प्रोटीन जो होता है वो हमारे हेयर के ग्रोथ के लिए जरूरी होता है, नेल्स के ग्रोथ के लिए जरूरी होता है, और जो एनिमल्स होते हैं उनके हुफ के लिए, खुर के लिए, हुफ्स के लिए जरूरी होता है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि द प्रोटीन फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इन आवर बॉडी एंड हेंस फंक्शन एज द स्ट्रक्चर प्रोटीन। कुछ प्रोटीन होते हैं वो मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन वगैरह में हेल्प करते हैं, दैट इज कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कौन से होते हैं, मायोसिन होते हैं। कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो हमारे बॉडी में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करते हैं और हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया और वायरस से हमें बचाते हैं, दैट इज हमारे बॉडी में डिफेंस सिस्टम का काम करते हैं। और वो कौन से हैं आपके, एंटीबॉडीज। कुछ प्रोटीन जो है वो एंजाइम की तरह काम करते हैं, कुछ प्रोटीन जो है वो एंजाइम की तरह काम करते हैं, जैसे अमाइलेज नाम का प्रोटीन, ये स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करता है। कुछ प्रोटीन जो है वो हार्मोन्स की तरह काम करते हैं, और वो कौन से हैं, इंसुलिन है, जो कि हमारे बॉडी में रहने वाले ब्लड में शुगर के लेवल को कंट्रोल करके रखता है। जो प्रोटीन है उसका नाम है इंसुलिन। तो ये रहा स्टूडेंट आपका फंक्शन ऑफ प्रोटीन, और मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन फुल डिटेल से पढ़ा दिया। कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने दोनों टॉपिक कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन आपको डिस्कस कर दिया। अब मैं आता हूं स्टूडेंट सीधे विटामिन पर। तो स्टूडेंट्स मैं जहां बता रहा था कि आपको फैट सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं वो आपके वाटर में सॉल्युबल तो होते नहीं है, इसीलिए वो बॉडी से बाहर एक्सक्रीट भी नहीं होते हैं, और वो बॉडी में स्टोर किए जा सकते हैं। और स्टोर कहां होते हैं, लीवर में। तो काम की बात क्या था, जो विटामिन बॉडी में स्टोर किए जा सकते हैं वो फैट सॉल्युबल, नहीं स्टोर किए जा सकते हैं वो वाटर सॉल्युबल। विटामिन ए, डी, ई के फैट सॉल्युबल है, विटामिन बी और विटामिन सी जो है वो आपके वाटर सॉल्युबल है। वाटर सॉल्युबल होने के कारण से वाटर सॉल्युबल विटामिन वो विटामिन होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल होंगे, फैट में इनसॉल्युबल होंगे। और फैट सॉल्युबल विटामिन ये होता है जो फैट में सॉल्युबल तो होगा लेकिन वाटर में इनसॉल्युबल होगा। अब यहां से आपके लिए काम की दो बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि विटामिन एच जो होता है वो ना ही वाटर सॉल्युबल होता है और ना ही फैट सॉल्युबल होता है। पॉइंट नंबर 2, क्वेश्चन को पूछा जाता है कि विटामिन सी को हम अपने बॉडी में क्यों नहीं स्टोर कर सकते हैं। तो पहली बात, विटामिन सी जो होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है, इसीलिए हमारे बॉडी में वाटर में जो हम वाटर कंज्यूम करते हैं उस वाटर के साथ ये विटामिन डिसॉल्व हो जाता है, और डिसॉल्व होने के कारण से, वाटर में सॉल्युबल होने के कारण से विटामिन सी हमारे बॉडी में यूरिन के हेल्प से एक्सक्रीट हो जाता है, और इसीलिए स्टोर नहीं किया जा सकता है। सीधा सा बात है, विटामिन सी वाटर सॉल्युबल होते हैं, इसीलिए वो बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं, इसीलिए एक्सक्रीट हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो बायोमॉलिक्यूल के हम लोगों ने बिल्कुल लास्ट पोर्शन पे हम लोग आ गए हैं, दैट इज न्यूक्लिक एसिड। तो देखो, न्यूक्लिक एसिड छोटा सा टॉपिक है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जितना बता दे रहा हूँ स्टूडेंट, मच मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज्यादा आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है। 12 के हिसाब से मैं आपके कॉपी में आपको लिख के दे चुका हूँ, उतना पढ़ना अगर 12 का सिर्फ एग्जाम देना है तो। लेकिन अगर 12 के बाद अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है तो यहाँ मैं वीडियो में वो सारा चीज कवर कर ले रहा हूँ, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर आप इससे ज्यादा अगर आप पढ़ रहे हो तो आप टाइम वेस्टेज कर रहे हो। हाँ, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना चाहो उतना कर सकते हो। और याद रखना, आने वाले संडे को आपका बायोमॉलिक्यूल चैप्टर का टेस्ट है। टेस्ट वही ऑब्जेक्टिव होगा, टेस्ट वही आपका 20 क्वेश्चन का होगा, और टेस्ट से 2 मिनट पहले, हाँ जी 2 मिनट पहले आपको पासवर्ड दिया जाएगा, और तुरंत पासवर्ड को इनरोल करने के बाद, उसमें इनपुट करने के बाद, डालने के बाद आपके सामने क्वेश्चन पेपर होगा, और 15 मिनट्स में आपको 20 क्वेश्चन कवर अप करना होगा, और 15 मिनट के बाद रिजल्ट आपके सामने होगा। और कल से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जो कि वो भी इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है। हाँ तो स्टूडेंट, आज और न्यूक्लिक एसिड पे, लास्ट टॉपिक पे। देखो, न्यूक्लिक एसिड समझने के लिए पहले हमको समझना पड़ेगा न्यूक्लियोसाइड क्या है। तो ये जो वर्ड यहाँ पर आगे में लिखा हुआ है न्यूक्लियो, ये हो गया आपका नाइट्रोजिनस बेस, और साइड हो गया यहाँ पर आपका पेंटोज शुगर। हाँ जी, वही पेंटोज शुगर जो आप मोनोसैकेराइड में पढ़े थे, ट्राइओज, टेट्रोज, पेंटोज पढ़े थे वहां पर, तो वही पेंटोज शुगर, जिसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C5H10O5। हाँ, लेकिन एक्सेप्शनली एक ऐसा पेंटोज शुगर है जिसका नाम डीऑक्सीराइबोज है, एक ऑक्सीजन कम है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है डीऑक्सी। डी मतलब कम, घटा हुआ, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन घटा हुआ। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C5H10O5 नहीं, O4 हो जाएगा, लेकिन इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C5H10O5। ठीक है, तो जो पेंटोज शुगर होता है वो डीऑक्सीराइबोज, और जो पेंटोज शुगर होता है वो राइबोज।
अब नाइट्रोजनस बेस क्या क्या यहाँ प्रेजेंट होता है? अरे बेस तो आप लोग जानते हो, एसिड बेस सॉल्ट पढ़ते ही हो, तो बेस तो जानते ही हो। और वैसा बेस जिसमें एक एलिमेंट नाइट्रोजन भी प्रेजेंट रहेगा, एक एलिमेंट, एक टाइप ऑफ एलिमेंट नाइट्रोजन भी प्रेजेंट रहेगा, तो वैसे बेस को हम लोग नाइट्रोजनस बेस कहेंगे। नाइट्रोजनस बेस दो टाइप के होंगे, दैट इज प्यूरीन और पाइरिमिडीन। दोस्त इसका डिटेल बहुत ज्यादा मैं आपको नहीं बताऊंगा, बट शॉर्ट में बता देता हूं। प्यूरीन आपका बाईसाइक्लिक होते हैं, 2 रिंग कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, और पाइरिमिडीन आपका एक ही साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, दैट इज आपका यहाँ पर आपका इसमें एक ही रिंग होता है। खैर अब जहां था आप उस बात को छोड़िए। प्यूरीन बेस का एग्जांपल है एडेनिन, थोड़ा नाम याद करने में डिफिकल्टी होगा बट याद कर लेना, लिख के है ना, प्रैक्टिस कर लेना। प्यूरीन का एग्जांपल है एडेनिन और गुआनिन, एडेनिन और गुआनिन। और पाइरिमिडीन नाइट्रोजनस बेस का एग्जांपल है साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन। CUT कट से याद कर लेना, साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन, है ना, कट कर दिया। कौन ट्रिक में तुम देखो, छोटा मोटा ट्रिक अपने बना सकते हो। आदि बॉस आदि जो है वो हम आदि ग्रोवर कर लेना। बॉस आदि ग्रोवर जो है वो कट कर दिया हम लोग का सैलरी कोरोना में सैलरी कट कर दिया। आदि ग्रोवर बॉस कट कर दिया, तो आदि से क्या कर लेना एडेनिन, ग्रोवर से क्या कर लेना गुआनिन। क्या किया, कट कर दिया। कट से क्या कर लेना, सी से साइटोसिन, यू से यूरासिल और टी से थाइमिन, कैसे याद कर लेना। तो ये जो आपका नाइट्रोजनस बेस है, जब पेंटोज शुगर के साथ कंबाइन करेगा तो वो कहलाएगा न्यूक्लियोसाइड। और स्टूडेंट इसी न्यूक्लियोसाइड में अगर आप सिर्फ फॉस्फोरिक एसिड जोड़ दोगे तो वो आपका न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। तो न्यूक्लियोटाइड कितने से मिलकर बना, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फोरिक एसिड। अरे न्यूक्लियोसाइड क्या था, नाइट्रोजनस बेस और आपका पेंटोज शुगर। कौन सा नाइट्रोजनस बेस, प्यूरिन और पाइरिमिडीन टाइप का, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन। और आपका पेंटोज शुगर कौन सा था, डीऑक्सीराइबोज और राइबोज। डिटेल के पोर्शन मैंने बता दिया, इसमें एक ऑक्सीजन कम था इसीलिए इसका नाम डीऑक्सी पड़ गया है। C5H10O4 इसका फॉर्मूला होगा, लेकिन इसका फॉर्मूला होगा C5H10O5। अच्छा, और जब यही न्यूक्लियोसाइड में सिर्फ फॉस्फोरिक एसिड जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड किस के मिलने से बना, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फोरिक एसिड। और स्टूडेंट अगर आप न्यूक्लियोटाइड समझ गए हैं तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड के मिलने से जो पॉलीमर बनता है उसी पॉलीमर को हम लोग न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। और बहुत सारे का मतलब 100 से ज्यादा, 100 से ज्यादा कोई भी नंबर हो सकता है। तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड के मिलने से जो पॉलीमर बनता है वो हम लोग को न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। तो व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड, तो न्यूक्लिक एसिड इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो यही न्यूक्लियोटाइड मिलकर न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं, इसीलिए हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोटाइड आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो यही मिलकर इस न्यूक्लिक एसिड को बना रहे हैं। तो न्यूक्लियोटाइड आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड दो टाइप के होते हैं और वो डिफरेंस किस बेसिस पर किया गया है, पेंटोज शुगर के बेसिस पर, नाइट्रोजनस बेस के बेसिस पर डिफरेंस किया गया है। उसमें चेन के नंबर पे बेसिस किया गया है, उनके फंक्शन के बेसिस पर डिफरेंस किया गया है। तो जो दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड है वो कौन कौन से हैं, डीएनए एंड आरएनए। तो आइए स्टूडेंट हम देखते हैं कि डीएनए और आरएनए। ओके स्टूडेंट्स, तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को बहुत अच्छे से डिस्कस कर लेने के बाद हम लोग आते हैं विटामिन पर। अच्छा, विटामिन होता क्या है, विटामिन क्या होता है, एक तरह का ऐसा बायोमॉलिक्यूल या एक तरह का ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता है, लेकिन हमारे लिए, हमारे बॉडी के लिए, हमारे ग्रोथ के लिए, हमारे मेंटेनेंस के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए, मतलब जीवित रहने के लिए वाइटल रोल प्ले करता है। इसीलिए उसका नाम पड़ा है वाइटामिन्स। वाइटामिन्स मतलब एक ऐसा बायोमॉलिक्यूल जो हमारे बॉडी में नहीं बनता है, सिंथेसाइज नहीं होता है, लेकिन जीवित रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए, बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ के लिए, बॉडी के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए, बॉडी के मेंटेनेंस के लिए ले देके हमारे लाइफ में एक बहुत वाइटल रोल प्ले करता है, अहम भूमिका निभाता है। तो ऐसे बायोमॉलिक्यूल को हम लोग विटामिन कहते हैं। अब विटामिन नाम किसने दिया था, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता देता हूं। विटामिन नाम किसने दिया था, फंक नाम का साइंटिस्ट, FUNK, फंक नाम का साइंटिस्ट विटामिन नाम दिया था। सबसे पहला विटामिन कौन सा डिस्कवर किया गया था, B1 डिस्कवर किया गया था। विटामिन B1 जो है वो पहला विटामिन था जो डिस्कवर किया गया था। अब देखो तुम्हारे एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में विटामिन से क्वेश्चन क्या आता है, तो विटामिन तो ये अलग अलग तरह के हैं, उन विटामिन का दूसरा क्या नाम है, मतलब अदर नेम पूछता है।
वो विटामिन हमें कहां से मिलेगा, मतलब सोर्सेस पूछता है, और उस विटामिन के नहीं लेने से, नहीं खाने से, नहीं कंज्यूम करने से कौन सा डिजीज हो जाएगा, डेफिशिएंसी डिजीज, मतलब विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, कौन सा डिजीज हो जाएगा, वो हम लोग समझते हैं। तो स्टूडेंट इसके लिए आपको इसको याद करना पड़ेगा। विटामिन ए का दूसरा नाम है रेटिनॉल, विटामिन बी का दूसरा नाम है एर्गोकैल्सिफेरॉल, विटामिन ई का दूसरा नाम है टोकोफेरॉल, विटामिन के का दूसरा नाम है फाइलोक्विनोन, विटामिन बी1 का दूसरा नाम है थायामिन, विटामिन बी2 का दूसरा नाम है राइबोफ्लेविन, विटामिन बी6 का दूसरा नाम है पायरिडॉक्सिन, विटामिन बी12 का दूसरा नाम है साइनोकोबैलामिन। आपके एग्जाम में विटामिन ए पूछा हुआ है, विटामिन बी पूछा हुआ है, विटामिन बी2 पूछा हुआ है और विटामिन बी12 पूछा हुआ है। अच्छा, अब आ जाओ विटामिन ए हमें कहां से मिलेगा। तो मैं आपको लिख के दे चुका हूं, बट फिर भी मैं एक एग्जांपल बता देता हूं। अगर आप कैरेट खाएंगे, मैंगोज खाएंगे, टोमेटोज खाएंगे, तो आपको विटामिन ए मिल जाएगा। उसी तरीके से स्टूडेंट, अगर आप फिश खाते हैं, आप मीट खाते हैं, आप एग खाते हैं, आप मिल्क पीते हैं, तो आपको विटामिन डी मिल जाएगा। उसी तरीके से आप वेजिटेबल ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल वगैरह कंज्यूम करते हैं और तो आपको विटामिन ई मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर आप ग्रीन वेजिटेबल खाते हैं तो विटामिन के मिल जाएगा, ग्रीन वेजिटेबल खाते हैं तो विटामिन बी1 मिल जाएगा। अगर आप मिल्क के साथ साथ और एग का अंदर वाला पोर्शन, एग व्हाइट खाते हैं, सॉरी बाहर वाला पोर्शन एग व्हाइट खाते हैं, तो आपको विटामिन बी2 मिल जाएगा। मिल्क के साथ साथ अगर आप एग का यॉल्क खाते हैं, अंदर वाला पोर्शन, तो आपको बी6 मिल जाएगा। मीट और फिश कंज्यूम करते हैं तो विटामिन बी12 मिल जाएगा। विटामिन ए से होने वाले, विटामिन ए की कमी से होने वाले डिजीज का नाम है नाइट ब्लाइंडनेस। कहने का मतलब डार्क में प्रॉपर नहीं दिखना। कई लोग कहते हैं रात में नहीं दिखना, ऐसा नहीं है। डार्क में मतलब लो सनलाइट में, कम रोशनी में प्रॉपर नहीं दिखना, नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स, मतलब छोटे बच्चे का पैर टेढ़ा हो जाना या ज्वाइंट्स वगैरह में पेन हो जाना, उसी को कहते हैं रिकेट्स। विटामिन ई की कमी से होता है स्टेरिलिटी इन मेल्स। स्टेरिलिटी का मतलब होता है नपुंसक हो जाना, मतलब यंग वंस को, बेबीज को बर्थ नहीं दे सकता है मेल्स। किसके कमी से? विटामिन ई की कमी से। विटामिन के की कमी से होता है डिले ब्लड क्लॉटिंग। अगर किसी इंजरी या किसी एक्सीडेंट की वजह से आपका ब्लड लॉस होना शुरू हो गया है, तो फिर वो होता क्या है कि कुछ देर के बाद हमारा खून खुद से जम जाता है, ब्लड क्लॉट कर जाता है। अगर ज्यादा देर तक, अगर या फिर कर सकते हैं ज्यादा देर तक अगर ब्लड बहता रहा तो हमारे बॉडी में ब्लड का कमी हो जाएगा। तो इसीलिए ब्लड को क्लॉट करवाने वाला जो विटामिन होता है वो है आपका विटामिन के, और इसकी कमी से ब्लड के क्लॉट होने में प्रॉब्लम आने लगता है या ब्लड को क्लॉट होने में समय ज्यादा लगने लगता है, मतलब डिले होने लगता है ब्लड के क्लॉट होने में। विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी हो जाता है। बेरी बेरी ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। अब बेरी बेरी किस तरह का डिजीज है भाई? तो हाथ पैर में पैरालिसिस हो जाना, हाइट का नहीं बढ़ना, भूख नहीं लगना, तो इस तरह को हम लोग कहते हैं कि ये आपका जो है वो बेरी बेरी है। चेलियोसिस विटामिन बी2 की कमी से होता है। जो आपका माउथ है, जो आपका लिप्स का कॉर्नर है, वहां फट जाएगा, वहां क्रैकिंग हो जाएगा और वहां से लगातार पेन होने लगेगा, ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा, तो चिलियोसिस कहते हैं। विटामिन बी6 की कमी से स्टूडेंट आपको पेलाग्रा होता है, और पेलाग्रा भी एक तरह का डिजीज है जहां पर आपको इरिटेशन फील हो जाएगा, स्किन सिकुड़ जाएगा, नींद नहीं आएगा, इरिटेशन होने लगेगा, तो उसे पेलाग्रा कहेंगे। और विटामिन बी12 की कमी से जो डिजीज होता है वो है आपका पर्निशियस अनेमिया, और पर्निशियस अनेमिया का मतलब है आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन का कमी हो जाएगा, आपके आरबीसी में, लाल रक्त कोशिकाएं में हीमोग्लोबिन का कमी हो जाना, इसी को कहते हैं पर्निशियस अनेमिया। स्टूडेंट, जो मैंने आपको 4 ऊपर का विटामिन लिखा हुआ है ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, और जो मैंने नीचे लिखा हुआ है विटामिन बी, ये आपका वाटर सॉल्युबल विटामिन है। विटामिन बी के अलावा थोड़ा स्पेस में लिखा, इसलिए मैंने विटामिन सी नहीं लिखा है, तो विटामिन सी आप लिख लेना कि विटामिन सी का दूसरा नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, और वो खट्टे फल से मिलता है। आप कह सकते हो कि जैसे आंवला हो गया, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, तो सिट्रस फ्रूट्स कहते हैं, वो सिट्रस फ्रूट से मिलता है कौन? विटामिन सी। और विटामिन सी के कमी से जो डिजीज होता है वो है स्कर्वी। मैं लिख देता हूं क्योंकि आप लोगों को भरोसा है नहीं। विटामिन सी का दूसरा नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। कॉपी में नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी का मिलता है एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन सी हमें मिलता है सिट्रस फ्रूट से, दैट इज आंवला, लेमन, ऑरेंज से। और बहुत जरूरी बात कि विटामिन सी के कमी से जो डिजीज होता है उसको हम लोग कहते हैं स्कर्वी। तो इस तरीके से मैंने स्टूडेंट आपको बता दिया। अब मैं अगला क्वेश्चन विटामिन में बताने जा रहा हूं, दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वाटर सॉल्युबल विटामिन एंड फैट सॉल्युबल विटामिन।
तो विटामिन में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट आता है स्टूडेंट कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वाटर सॉल्युबल विटामिन एंड फैट सॉल्युबल विटामिन। तो देखो नाम में ही सब कुछ तो लिखा हुआ है, वैसे विटामिन जो वाटर में सॉल्युबल होंगे लेकिन फैट में सॉल्युबल नहीं होंगे, वैसे विटामिन को कहते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन। और वैसे विटामिन जो फैट में तो सॉल्युबल होंगे लेकिन वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे, ऐसे विटामिन को कहते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन। अब जितने भी विटामिन बी और विटामिन सी हैं, विटामिन बी जितने भी कहने का मतलब कौन कौन सा, B1, B2, B6, B12, जितने भी विटामिन हैं वो सारे के सारे विटामिन आपका वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। और विटामिन ए, डी, ई और के ये सब का सब फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। पॉइंट नंबर थर्ड, जो भी विटामिन वाटर सॉल्युबल हैं वो वाटर के थ्रू यूरिन के हेल्प से, यूरिन की मदद से वाटर आपके बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं, यूरिन से आपका बॉडी से बाहर चले जाते हैं। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन कैन नॉट बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी, लेकिन जो फैट सॉल्युबल ओके स्टूडेंट, तो हम लोगों ने जो अभी पढ़ा वो एक बार समझ लो कि नाइट्रोजनस बेस और जब आपका शुगर मिलता है तो न्यूक्लियोसाइड कहलाता है, और जब उसी न्यूक्लियोसाइड में हम लोग फॉस्फोरिक एसिड जोड़ देते हैं तो वो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है, और जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में कंबाइन कर जाते हैं तो वो न्यूक्लिक एसिड बन जाता है। तो और न्यूक्लिक एसिड कितने टाइप के हैं, दो टाइप के, डीएनए और आरएनए। डिफरेंस देखो क्या है, डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, है ना। ए का मतलब है न्यूक्लिक एसिड, और उसमें तुम पेंटोज शुगर जोड़ लो यार तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए का नाम क्या है, एन से तो हो गया न्यूक्लिक एसिड और आर से हो गया राइबोन्यूक्लिक एसिड। अच्छा, इसका नाम डीएनए ही क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें पेंटोज शुगर कौन से होते हैं, डीऑक्सीराइबोज। इसका नाम आरएनए ही क्यों पड़ा, क्योंकि उसमें पेंटोज शुगर जो होते हैं वो है राइबोज। और आपको पता है स्टूडेंट कि शुगर के अलावा नाइट्रोजनस बेस भी होते हैं, तो प्यूरिन बेस दोनों में सेम रहता है, एडेनिन और गुआनिन। यहाँ भी वही होता है, एडेनिन और गुआनिन। मैं शॉर्ट में लिखा हूं, आप एग्जाम ऐसे मत लिखना। पाइरिमिडीन जो होता है वो साइटोसिन और थाइमीन, ये पता नहीं कितने एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि जो पाइरिमिडीन जो डीएनए में प्रेजेंट होता है वो साइटोसिन और थाइमीन है, यूरासिल एसिड रहता है। लेकिन उसी आरएनए में जो पाइरिमिडीन बेस होता है वो साइटोसिन और यूरासिल होता है। पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो शुगर के बेसिस पर नाम से डिफरेंस हो गया, पेंटोज शुगर पर डिफरेंस हो गया, नाइट्रोजनस बेस से डिफरेंस हो गया। और जो डीएनए होता है स्टूडेंट, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड के मिलने से बना है, लेकिन बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड का डबल चेन होता है डीएनए में। आप देखे होंगे डीएनए का स्ट्रक्चर स्टूडेंट, आपने देखा होगा डीएनए का स्ट्रक्चर आपने पहले देखा होगा। तो देखो एक चेन ये और एक चेन ये, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का दो चेन से अगर मिलकर न्यूक्लिक एसिड बना है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का दो चेन से मिलकर अगर आपका डीएनए, अगर आपका न्यूक्लिक एसिड बना है तो उसे हम लोग डीएनए कहेंगे। लेकिन अगर सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड के चेन से कोई न्यूक्लिक एसिड बना हुआ है तो उसे हम लोग आरएनए कहेंगे। डीएनए अपने जैसा कॉपी, अपने जैसा हूबहू कॉपी, मतलब अपना जेरॉक्स कॉपी बना सकता है, मतलब डीएनए कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ। लेकिन आरएनए अपने जैसे कॉपी, अपने जैसा शेप का दूसरा मॉलिक्यूल नहीं बना सकता है, इट कैन नॉट रेप्लिकेट बाय इटसेल्फ। डीएनए का जो काम होता है स्टूडेंट, वो होता है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। जैसे कई बार आप लोगों ने घर में सुना होगा कि बच्चे का, जो बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि बच्चे का जो नाक है वो पापा पे गया है, बच्चे का जो मुंह है वो मम्मी पे गया है, बच्चे का जो हेल्थ है वो दादा दादी पे गया हुआ है, ऐसा कुछ बोलते हैं ना। तो जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है वो है आपका डीएनए। और जो स्टूडेंट जो सिर्फ प्रोटीन बनाने का काम करता है वो है आपका आरएनए। और याद रखना एक और डिफरेंस है कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ यूकारियोटिक सेल, मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म जिनका बॉडी एक से ज्यादा सेल से मिलकर बना हुआ है उनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए है, और वायरस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो है आपका आरएनए। तो ये आपको डीएनए और आरएनए का मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। एक लास्ट डिफरेंस ये सुन लो कि डीएनए का काम है आरएनए को बनाना और प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करना, लेकिन आरएनए का काम है सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन बनाना। यहां से मैंने एक क्वेश्चन आपको और लिख के दिया है कि आरएनए का दो फंक्शन क्या है। तो पहला फंक्शन है आरएनए का प्रोटीन बनाना, यानी प्रोटीन सिंथेसिस करना, और दूसरा फंक्शन है कि आरएनए जो होता है वो वायरस में जेनेटिक मटेरियल होता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट मैंने आपका बायोमॉलिक्यूल चैप्टर एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ ही साथ आपका कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से खत्म कर दिया। और मैं लास्ट में फिर से आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूं
कि आपका टेस्ट जो है वो आने वाले संडे को है। तो बेटर बी प्रिपेयर्ड फॉर योर टेस्ट एंड गुड लक फॉर योर टेस्ट। और कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री इन